back to another video. In our today's video, we are going to be talking about the chapter Locomotion and Movement, and we were on structure and mechanism of contraction, है ना? So, what is structure and mechanism of contraction? सबसे पहले समझते हैं क्या होता है structure and mechanism of contraction. देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का. इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं मिलेगा पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. सी, ईच स्केलेटल मसल इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स विच आर नोन एज fascicles. नाउ these muscle bundles are held together by a common collagenous connective tissue called as fascia. Now क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स होते हैं कि नहीं? ये स्केलेटल मसल्स नंबर ऑफ मसल बंडल्स के बने होते हैं जिनको हम फैसिकल्स कहते हैं. यानी कि स्केलेटल मसल किसकी बनी हुई है? नंबर ऑफ मसल बंडल की, जिनको हम फैसिकल कहते हैं. यानी कि इन सिंपल स्पष्ट शब्दों में स्केलेटल मसल इज मेड आउट ऑफ फैसिकल्स. सिंपल शब्दों में कहूं तो these are held together, these fascicles are held together by a common collagen होता है, collagen is a protein, connective tissue layer called as fascia. तो fascia के थ्रू ये सारे जो collagenous tissue का cells हैं वो जुड़े हुए होते हैं. सिंपल. Now each muscle bundle contains a number of muscle fibers. अब इस चीज को बड़े प्यार से समझो. हमारे पास ये चीज ना समझ ही नहीं आती बच्चों को, और कभी समझ आ ही नहीं पाई. मतलब इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं तुम लोगों को बता रही हूं, ये चीज समझ नहीं आती बच्चों को, और ये चीज जेन्युइनली समझ नहीं आती. ठीक है, मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी ये कैसे, मैं क्या मतलब कर बनाना चाह रही हूँ इसका. ठीक है, तुम्हारे पास ध्यान से समझो लोकोमोशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूं मैं. इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं समझा सकती. ठीक है, तो होता क्या है, तुम्हारे पास एक ऐसे, यहां पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी साथ साथ, तभी समझ आएगा. समझो कि मैंने बोला कि ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इज मेड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स. यानी कि ये तुम्हारी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड एवरीबडी. यस, इमेजिन दैट दिस इज योर मसल. ठीक है, स्केलेटल मसल, नॉट स्मूथ मसल. ओके, ये स्केलेटल मसल किसकी बनी है? नंबर ऑफ मसल बंडल्स की. ऐसे ये क्या है? तुम्हारे मसल बंडल्स. ये स्केलेटल मसल बनी है नंबर ऑफ मसल बंडल्स की. और ये जो मसल बंडल्स हैं, let's say this is another skeletal muscle. देखो, let's say this is one skeletal muscle. ऐसे ध्यान से समझना, अभी समझा रही हूं. ये जो आपको बड़े बड़े डब्बे दिख रहे हैं, ये आपके हैं मसल बंडल्स. ये क्या है? आपके मसल बंडल्स. ये बड़े बड़े डब्बे जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये मसल बंडल्स. और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल. ठीक है, स्केलेटल मसल. ठीक है, और ये जो तुम्हें लाइनें दिख रही है मसल बंडल के अंदर, वो है तुम्हारी मसल फाइबर्स. और इन्हीं मसल बंडल्स को तुम क्या कह रहे हो? फासिका, है ना? और इन्हीं मसल फाइबर्स को, ये जो फाइबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, जो मसल बंडल फाइबर्स को कंटेन कर रही है, जो मसल बंडल है दो, ये जो दो मसल बंडल है, एक दो, ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? ये दोनों जुड़ी हुई हैं बीच में एक लेयर ऑफ टिश्यू से, जिसको कहते हैं फास्किया. इसको तुम कहते हैं फैसिकल्स. और इसको तुम ये जो लेयर ऑफ टिश्यू, इसको कहते हैं फास्किया. समझ आया? यहां भी होगी, यहां भी होगी फास्किया. यहां भी होगी, ये यहां भी होगी फास्किया.
ये जो लेयर ऑफ टिश्यूज से बनी हुई है ये क्या है, फास्किया। अब ईच मसल बंडल्स कंटेन्ड ऑफ अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ये मैंने आपको बता दिया, हर एक में मसल फाइबर्स हैं। नाउ ईच मसल फाइबर लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड दिस सैक्रोक्लेमा। अब ये जो पतला सा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ना, इसको मैं बना रही हूं, ये जो पतला सा स्ट्रक्चर है उसको बना रही हूं मैं इतना ब्रॉड करके। सोचो ये कितना माइक्रोस्कोपिक होगा, ये पतले से स्ट्रक्चर को बनाया मैंने, ये मसल बंडल को नहीं, मसल फाइबर को बनाया मैंने, मसल फाइबर को इतना, फैस्किया को मैं इतना वो कर रही हूँ, फैस्किया, ये फैस्किया। अब इस एक मसल फाइबर के अंदर, इस एक मसल फाइबर के अंदर सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इस वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है हम क्या कहते हैं, सार्कोक्लेमा, सार्कोक्लेमा। इस वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो इसको, ये बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट योर प्लाज्मा, ये एक मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन की तरह इसको बनाते हैं तुम्हारे को समझाने के लिए, ये एक मेम्ब्रेन सी बनाती मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थी तुम्हारी सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा किसको कंट्रोल कर रही है, सार्कोप्लाज्म को, किसको कंटेन कर रही है, सार्कोप्लाज्म को, ठीक है, सार्कोप्लाज्म को। सार्कोप्लाज्म जैसे जो साइटोप्लाज्म होता है हमारी बॉडी में, तो ये अंदर जो है ये तुम्हारा सार्कोप्लाज्म है, ये तुम्हारा क्या है, सार्कोप्लाज्म। मतलब मसल फाइबर के अंदर एक अलग ही सेल बन रखा है, ये किसको कंटेन कर रही है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोक्लेमा इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सार्कोप्लाज्म। इसको ऐसे रिलेट करो ना सेल के स्ट्रक्चर के साथ, समझ आया, समझ आया, सार्कोप्लाज्म। और ये जो सार्कोप्लाज्म है ना बड़ा डीट है, इसके अंदर बड़े सारे न्यूक्लिया है, क्या है, बड़े सारे न्यूक्लिया है, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर बड़े सारे न्यूक्लियाई तो हैं, लेकिन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको मिलेगी यहाँ पर, ऐसे 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 ऐसे। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसको स्टोर करके रखती है, कैल्शियम के आयंस को, Ca+ आयंस को, ठीक है जी, ऑलराइट। अब a characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibril। यानी कि अब इस मसल फाइबर के अंदर भी क्या होंगे, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होंगे। और इन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, इन मायोफाइब्रिल्स। इन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। क्लियर एवरीबडी। और हर मायोफिब्रिल, ईच मायोफिब्रिल हैज लाइट एंड डार्क स्पॉट्स, ऐसे हर एक मायोफिब्रिल पे होगा, ठीक है, हर एक मायोफिब्रिल पे, ठीक है। और डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल क्या दिखाती है, अब आप आ जाओ मसल फाइबर के भी अंदर वाले स्ट्रक्चर पे, विच इज योर मायोफिब्रिल। अब ये जो आपको ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इस येलो वाले के बारे में। ये येलो वाला आपका क्या है, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल की बात करेंगे। मायोफिब्रिल किसमें था, मसल फाइबर के अंदर, पैरेलली अरेंज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मायोफिब्रिल। अब अगर मैं मायोफिब्रिल की बात करूंगी, मसल फाइबर के अंदर जो था, मायोफिब्रिल के पास क्या है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, DNL बैंड्स, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्राइएटेड। इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। इन दोनों की ही बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अब लाइट बैंड्स जो हैं, जैसे एक ऐसे और एक समझ लो डार्क, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, ऐसे समझ लो, ठीक है।
जो लाइट बैंड्स हैं उनके अंदर आपको मिलेगा एक्टिन, ठीक है, और जो डार्क बैंड्स होंगे उनके अंदर आपको मिलेगा मायोसिन, ठीक है जी, है ना। और जो डार्क बैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक एक्टिन से ऑपोजिट, ए वाला एक्टिन नहीं है, ठीक है, ए वाला कोई और है, मायोसिन है, इसको हम कहते हैं ए बैंड, ए बैंड, इसको हम कहते हैं आई बैंड, इसको हम एक और नाम से भी कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, ठीक है। नाउ ये किस तरह से अरेंज होते हैं, ये पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होते हैं मायोफिल्स के अंदर, पैरेलल, पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो थिनर होते हैं, एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो थिनर होते हैं इन कंपैरिजन टू मायोसिन, मायोसिन के थिकर होते हैं, ठीक है जी, क्लियर एवरीबॉडी। और ये जो है इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक जेड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है, ये जेड लाइन से बाइसेक्ट होता है, एक लाइन है बेसिकली जो इसको बाइसेक्ट करती है, उसका नाम दे रखा है जेड लाइन, ये जेड लाइन से बाइसेक्ट होती है सेंटर में। और ए बैंड जो है वो एम लाइन से बाइसेक्ट होती है, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में अभी बताऊंगी, ठीक है, क्लियर एवरीबडी, इतना समझ आया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती चीज जो मैंने तुम्हें अभी भी समझाई है, अभी मैं पढ़वाऊंगी ना ऊपर जब शब्दों में, तो देखना तुम्हारा कितना दिमाग घूमेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या लिख दिया मैम, अब समझ आ जाएगा क्योंकि अब मैंने तुम्हारे को विजुअल इमेजरी दे दी। सोचो तुम बिना विजुअल इमेजरी के पढ़ते हुए कितने पागल लगते, नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, 101% नहीं पढ़ पाते, बहुत टफ होता पढ़ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज की। कर लिया स्क्रीनशॉट, कर लो एवरीबडी, जल्दी जल्दी कर लो। कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, कोई परेशानी नहीं है, कर लिया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो, अब यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म में मैंने तुम्हें इतना बता दिया था कि मसल बंडल होता है, मसल फाइबर होता है। अब आगे देखो, ईच मसल फाइबर is lined by the plasma membrane called the sarcoclemma enclosing the sarcoplasm। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, और जो उसके अंदर फ्लूइड है उसके अंदर क्या, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, है ना जी, क्लियर। नाउ मसल फाइबर इज अ साइनिक टर्म विच इज कंटेनिंग ऑफ मेनी सेल न्यूक्लियाई जो कि साइकोप्लाज्मा में होते हैं, बता ही दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगला, मसल फाइबर हैज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द साइकोप्लाज्मा, जो कि डार्क एंड लाइट बैंड्स के होते हैं, जिनको हम मायोफाइब्रल्स कहते हैं। वो डार्क एंड लाइट के इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन बैंड्स जो होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, आई बैंड कहते हैं, जिनको आइसोट्रोपिक बैंड्स भी कहते हैं। डार्क बैंड्स जो होते हैं उनको हम एनिस्ट्रोपिक कहते हैं और वो मायोसिन को कंटेन करते हैं, उनको हम ए बैंड्स भी कहते हैं। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन एंड कॉल्ड थिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक एंड कॉल्ड थिन फिलामेंट्स। In the center, each eye band is an elastic fiber called Z-line bisected। एक इलास्टिक का फाइबर आता है जो कि Z लाइन होती है, जो कि बाइसेक्ट कर देती है इसको, Z लाइन उसका नाम है बस, ठीक है। और ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि जो एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे Z लाइन से जुड़े हुए होते हैं। और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, वो A बैंड से जुड़े होते हैं, जो कि मिडिल में उनको डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। दिन ये थिन फाइब्रस एम लाइन से डिवाइड हो रहे होते हैं, बाइसेक्ट हो रहे होते हैं। द ए एंड द आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइबर। क्लियर एवरीबडी? द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रल बिटवीन द टू सक्सेसिव जी लाइन्स is considered as the functional unit of the contraction and is called a sarcomere। बेसिकली क्या हुआ, अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द सार्कोमियर,
ठीक है, समझ आ जाएगा। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट्स विच मींस मायोसिन ऑन द आइदर साइड ऑफ द थिक एक्टिन ऑन द आइदर साइड ऑफ myosin filaments partially overlap and the central part of the filament thickens. The central part not overlapped by the called the H zone. अब देखिए, ये आपका A बैंड है, यानी कि ये वाले आपके क्या है, these are your A बैंड, ठीक है। और ये जो A बैंड है बेसिकली ये किसको डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रही है, Z लाइन, और ये I बैंड है ना, ये किसको डिवाइड कर रही है, ये आपका जो बैंड है, ध्यान से समझो, दिस इज योर A बैंड विच मीन्स दिस इज मायोसिन, मायोसिन है। अब हुआ क्या, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इनके बीच में ये Z लाइन है ना। अब ये जाहिर सी बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा पूरा का पूरा एच जोन, सैक्रोमियर वाला जोन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से कुछ हिस्सा इस पे स्लाइड करेगा, यहां से कुछ हिस्सा इस पे स्लाइड करेगा, और ये ऐसे ही सिमिलरली ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो स्लाइडिंग हो रही है कॉन्ट्रैक्ट होने पे, यही कॉज करती है मूवमेंट, बस ये समझना था। और यहां पर ये जो सैक्रोमियर है ये क्या बना रहा है, ये बेसिकली क्या बना रहा है, सैक्रोमियर इज योर ए बैंड मायोसिन, और साइड पे आपको आई बैंड दिख रहा है दोनों तरफ, और जो कि डिवाइड हो रहा है जी लाइन से, जो कि आपका एक्टिन, यानी ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये मूवमेंट करा देंगे। समझ आया, 100% समझ आया। अब हमने इतना एक्टिन मायोसिन कर लिया, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आ जाओ, स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्यों गलत नहीं होगा अगर हम नहीं जानेंगे तो, जानना चाहिए। आ जाओ जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सबसे पहला, ईच एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट है इज मेड आउट ऑफ 2 F फिलामेंटस एक्शंस हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। देखो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हेलिकल्स में, ये देखो ऐसे 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 जुड़े हुए हैं कि नहीं, बस दिस इज योर एक्टिन, ठीक है। ये 2 हेलिकली बाउंड जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में, F फिलामेंट्स, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा, F फिलामेंट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। Each F actin is a polymer of globule actins. 2 filaments of another protein, tropomycin, run closely to actin. ठीक है, a complex protein troponin distributed at a regular interval on the tropomycin. ठीक है जी। In the resting state of the subunit, the tropomycin binds active binding for the myosin for the, अब रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन क्या करता है, वो रोकता है द एक्टिव बाइंडिंग ऑफ मायोसिन, नहीं तो आप हर समय अकड़ी हुई मसल रहेगी आपकी। अब ये समझो क्या उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा एक 2 फिलामेंट होते हैं एफ फिलामेंट, एक ये एफ एक्टिन दिख रहा है आपको, ये वाला, सी दिस is one F actin, this is another F actin। आपको दोनों F actin दिख गए। अब F actin के जस्ट ऊपर देखो, ये जो ब्राउन वाला है, दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन, ये एक अलग प्रोटीन है, ये दोनों अलग प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन है ये रेगुलर इंटरवल्स पे आपको दिख रहा है, और ये प्रिवेंट करता है बाइंडिंग ऑफ मायोसिन व्हेन देयर इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में ये ट्रोपोनिन बिल्कुल भी जो है बाइंड नहीं होने देता मायोसिन को। क्लियर। अगला, ईच मायोसिन विच इज द थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी पॉलीमर से जुड़ के बना होता है। मेनी मोनोमर्स प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ये एक फिलामेंट बनाते हैं, कौन, बहुत सा polymerized protein. Each meromycin has 2 important parts, a globular head, ठीक है, 2 important parts होते हैं, a short arm and a tail, the former being called the heavy meromyosin which is HHM and the latter being the light meromyosin which is the LMM, ठीक है। The HMM component, that is the head and short arm, project towards the regular distance at the angle of
each other from the surface of this is known as cross arm. And the globular head is the active at ATPase enzyme and has a binding site for ATP and the active sites for active. यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर दो चीजें हैं. सबसे पहला तो आपको हेड दिख रहा है और हेड पे ही आपको एटीपी बाइंडिंग साइट्स दिख रही हैं और एक्टिंग बाइंडिंग साइट्स दिख रही हैं कि नहीं. और ये पूरा आपको क्रॉस आर्म सेक्शन दिख रहा है. ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस आर्म सेक्शन. ठीक है जी. ये फॉर्मर वाले को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो HMM और आगे वाले को आप क्या कहते हो, LMM. ठीक है जी. द HMM कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म एंड द हेड. ठीक है जी. और ऊपर आपको हेड पे दो साइड्स दिखेंगी, एक्टिव बाइंडिंग एंड द एटीपी बाइंडिंग साइट. अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ये भी आ जाए मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पे. चलो आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. चलो अब हम समझते हैं कि कैसे ये स्लाइड हो रहे होते हैं. मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, 5 मार्कर. टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये 5 मार्कर के लिए. इसीलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा टफ कहती हूँ क्योंकि यहां से एक 5 मार्कर आता है जो बच्चे नहीं लिख पाते. बट आई मेक श्योर दैट आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. बट ये वाला पार्ट जेन्युइनली थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चों से नहीं हो पाता. चलो, मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन. बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, स्लाइडिंग फिलामेंट जो आपको बताया कि एक्टिन यहाँ स्लाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट होने पे, वो फिलामेंट थ्योरी जो है वो बेस्ट है फॉर द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स. वो जो है बेस्ट थ्योरी है. इसमें क्या है, इस थ्योरी में मसल कॉन्ट्रैक्शन is initiated by the signal sent by the central nervous system via a motor neuron. तो होता क्या है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब होती है, जब एक सिग्नल भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू. ठीक है, तभी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. समझा. मसल विल ओनली कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज अ सिग्नल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू अ मोटर न्यूरॉन. A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit. एक मोटर यूनिट बन जाता है पूरा. जब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर्स एक साथ आ जाए तो मोटर यूनिट बन जाता है. मोटर यूनिट कैसे, मसल फाइबर को काम करना है और मोटर न्यूरॉन को लेके आना है. अब द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द स्कार्कोक्लेमा of the muscle fiber is called as the neuromuscular junction or the motor end plate. Basically, sarcoclemma क्या है आपका, which is the plasma membrane of the muscle microfil, है ना जी. माइक्रोफिब्रिल जो है उसका जो वो है, आप कह लो आपकी जो व्हाट डू यू से मसल फाइबर है ना. मसल फाइबर के अंदर ही है ये सब. मसल फाइबर की जो सार्कोक्लेमा है विच इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच में और मसल फाइबर जो सार्कोक्लेमा है मसल फाइबर का और न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर. एक न्यूरोट्रांसमीटर इनके बीच में रिलीज होता है जो कि क्या जनरेट कर देता है, एक एक्शन पोटेंशियल. जो कि क्या जनरेट कर देता है, एक एक्शन पोटेंशियल, यानी एक इंपल्स जनरेट, एक इंपल्स जनरेट हो जाती है एसिटाइल कोलिन से. और ये जो इंपल्स है ये पूरे मसल फाइबर में फैल जाती है और कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्मा. तो हुआ क्या, सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम बढ़ गया. क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि मोटर न्यूरॉन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, इन दोनों के बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया. ठीक है, तो अब क्या हुआ, कैल्शियम के आयंस जो हैं वो रिलीज होने शुरू हो गए. अब इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम, increase in the level of calcium leads to the binding of calcium with a subunit
troponin on the actin filaments, thereby removing the masking of actin sites for the myosin. तो अब हुआ क्या, ट्रोपोनिन जो है बेसिकली लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जुड़ गया ट्रोपोनिन के साथ। हुआ क्या, कैल्शियम जुड़ गया, Ca+ जुड़ गया ट्रोपोनिन के साथ, जबकि जुड़ना किसको चाहिए था, मायोसिन को। जुड़ना मायोसिन को चाहिए था, लेकिन जुड़ गया कैल्शियम, क्योंकि मायोसिन के लिए जगह बनी हुई है। अब हुआ क्या, वो जुड़ तो गया, ठीक है। नाउ utilizing this energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to exposed active sites on the actin to form a cross bridge. Basically अब क्या हुआ, ये मायोसिन का हेड था, समझो हुआ क्या यहां पर। अब एनर्जी को, जो एनर्जी थी मायोसिन के पास एटीपी साइट्स की, है ना, अब मायोसिन जो है वो जुड़ जाता है एक्टिव साइट से, ठीक है, एक्टिव साइट से जुड़ जाता है एक्टिन की एक्टिव साइट से, और क्या बना देते हैं, क्रॉस ब्रिज बना देता है। ये देख रहे हो, एक क्रॉस ब्रिज बन गया। ये आपका ऊपर वाला है एक्टिन और ये है आपका मायोसिन। ये मायोसिन जो है अपने हेड से, हेड पे क्या था इसका, एटीपी ज्वाइनिंग वाली एरिया थे, तो ये जो है जाके जुड़ गया अपने एक्टिन बाबू के साथ और एक क्रॉस ब्रिज बना दिया, ठीक है जी। दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मायोसिन बैंड। इससे क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो जुड़ गए सेंटर बैंड से, और जी लाइन जो है, और जो जी लाइन है वो अटैच हो गई इस एक्टिन से टू दीज एक्टिन्स आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। जो जी लाइन थी वो भी अंदर खींची गई। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स कि शॉर्टनिंग हो गई और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यानी कि आई बैंड्स गॉट रिड्यूस वेयर एज द ए बैंड्स रिटेन द लेंथ। ए बैंड्स की उतनी ही लेंथ रही, लेकिन आई बैंड्स की जेड लाइन भी हिल गई, सब हिल गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। The myosin releasing ADP and P1 goes back to its relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. टूट गया. The ATP is hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation and repeated causing further sidling. ब्रेक हुआ, दोबारा हुआ, ब्रेक हुआ, दोबारा हुआ. The process continues till Ca+ ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. तब तक होता है जब तक Ca+ वापस नहीं जाते, ठीक है. This causes the return of Z lines back to their original position in the relaxation position. तो अब जब तक Ca+ आयन वापस नहीं जाएगा तब तक रिलैक्सेशन पोजीशन में Z लाइन नहीं जा पाएगी, ठीक है. अब the reaction time of the fibers vary in different muscles. Repeated activation of the muscles can lead to accumulation of lactic acid due to aerobic respiration, breakdown of the glycogen, and cause fatigue. Now, muscles contain a red colored pigment, oxygen storing pigment called as myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles and gives a reddish appearance. Myoglobin का जो content है वो बहुत ज्यादा high होता है कुछ muscles में, और इसीलिए कुछ muscles बड़ी बड़ी red दिखती हैं हमें. Such muscles are called red fibers. These muscles also contain plenty of mitochondria which can be utilized the large amount of oxygen stored in them for ATP production. These muscles therefore can also be called as aerobic muscles, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन है जो कि बहुत ज्यादा क्या स्टोर करके रख सकते हैं, O2. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and ये कैसी दिखती हैं, व्हाइटिश या फिर पेल. यानी आज तक जो आप मसल्स देखते थे सारी, वो आप कौन सी दिखते थे, जिनके पास मायोग्लोबिन है, क्योंकि आप तो सारी रेड देखते थे. These are called as white fibers. इनको हम क्या कहते हैं, white fibers कहते हैं. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is very high. तो sarcoplasmic reticulum इनमें बहुत ज्यादा high होता है. They depend on aerobic processes for energy. ये वाली जो white वाली होती है, red वाली में तो myoglobin ही है ना. With this you have ended the muscular part of the chapter. Now we have to start with the skeletal part of the chapter. Muscular part को usually लोग सबसे ज्यादा tough समझते हैं, क्योंकि skeletal part तो बहुत जल्दी जल्दी आपने
सिर्फ लर्निंग करनी है उसमें, वो उसमें कुछ समझना नहीं है. See you guys in the next one. Till then, subscribe, like the video. I hope you understood. अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इजी होने वाली है, ऐसा कुछ टफ नहीं है अगली वीडियो में. See you guys in the next one. Till then, subscribe. Take care. Bye bye. Good night if you are sleeping. Good morning if you have just woken up. All the best अगर आपका कल एग्जाम है, क्योंकि आप लोग तो कल के पहले ही दिन पढ़ोगे ना. See you guys in the next one. Bye bye. Take care.